खबर में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट सईद काजी, मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट मियां शाहिद साहब। आज हमें ज्वाइन किया खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, जो कि जाने जाते हैं अपने डिस्पैशनेट ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के हवाले से। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं इस हवाले से, उनके उनसे हम रहनुमाई लेंगे। मगर उससे पहले एक रन डाउन, अमेरिका इजराइल मिलकर क्या ईरान पर हमला करने जा रहे हैं, क्या मामला है? दूसरी जानब रूस की जानब से भी क्या कोई बड़ा ऐलान आ सकता है? और तमाम एतराज़ात मुस्तरद कर दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने। आर्टिकल 63A का फैसला कल हो जाएगा। और क्या IPPs के मालकान अपने असासे बेच के रफू चक्कर होना चाहते हैं? मगर आते हैं पहले सबसे अहम मौजू। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बराह रास्त सवाल ये है कि एक तो जो कल अटैक हुआ, उस अटैक के हवाले से बहुत सी खबरें आ गई हैं, कितने गिरे कितने नहीं गिरे। इससे नंबर वन, क्या उसकी जो इनविंसिबिलिटी का एक था भरम, वो टूटा है या नहीं टूटा? नंबर वन। नंबर टू, ईरान ने अपना मैसेज क्या पुट अक्रॉस कर दिया है? और इस वक्त तल अवीव में या वाशिंगटन DC क्या सोच रहा है? ये कॉन्फ्लिक्ट किस तरह अनफोल्ड करती नजर आती है? क्योंकि दुनिया बिल्कुल जो है वो एक खौफ में मुब्तला है, खासकर हमारे रीजन में। जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। दुनिया को खौफ होना चाहिए, क्योंकि इससे कम जो हालात ख़तरनाक होते हैं उसके नतीजे में हमने माजी में देखा बड़ी बड़ी जंगें भी छिड़ सकती हैं। तो अब देखना यह है कि पहली बात को ईरान ने किया क्यों, बल्कि ईरान पे एक तरफ से तनकीद की जा रही थी उसके अपने जो सपोर्टर्स हैं कि जी वो नहीं उसने जवाब दिया। हालांकि हिज़्बुल्लाह के सरबराह जो है उनको कत्ल किया गया, शहीद किया गया, और इसी तरह से जो उनके इस्माइल हानिया हैं उनको तो तेहरान में शहीद किया गया। लेकिन ईरान ने सोच समझ के टाइम लेके ये जो हमला किया है, इससे ये क्लियर है, ये दो चीज़ें क्लियर हैं। एक ये कि ईरान ने ये नहीं कहा कि हमने तुम पे ऐलान जंग कर दिया, यानी ईरान ने ये नहीं कहा। ईरान ने कहा कि आपने फ़लाँ 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 काम किए हैं, पिछले इतने दिनों में ये लोग आपने शहीद किए हैं, आपने हमारे मेहमान को हमारे घर में शहीद किया है, आपने हिज़्बुल्लाह के सरबराह को शहीद किया है। तो ये वार्निंग देके उन्होंने इनको ये कहा है कि देखें हमारी रीच है, हम आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो मोसाद का हेडक्वार्टर्स है, अभी मुझे लेटेस्ट खबरें तो नहीं पता, मुझे तो वही पता जो मैंने सुबह देखी थी या सुनी थी। मैंने अभी लेटेस्ट नहीं मुझे पता कि आज की क्या डेवलपमेंट है, लेकिन मैं उस बुनियाद पर कर रहा हूँ जो मैंने अभी तक पढ़ा या देखा या सुना है। उस पर यह है कि ईरान ने ये तो वाज़े कर दिया कि जी हम चुप नहीं रहेंगे अगर आप रेड लाइन्स हमारी क्रॉस करेंगे। इजराइल तो कई रेड लाइन्स क्रॉस कर चुका है, इसमें तो कोई शक ही कोई नहीं। और सारे ये वेस्ट में भी ये रियलाइजेशन है। हालांकि अमेरिका आप कह रहे हैं जी इजराइल को बड़े ख़तरात हैं और उस ख़तरे में वो अगर अपना दिफा करेगा हम उनका साथ देंगे, लेकिन अमेरिका तो ख़ुद कह रहा था कुछ दिन पहले तक, और फ्रांस के साथ मिल के कह रहा था और ताकतों के साथ मिल के कह रहा था कि जी दोनों जो हैं ये जंग बंदी करें। तो जंग बंदी का जवाब जो है वो आपके सामने आ गया कि जब वो तकरीर कर रहे थे नेतन्याहू साहब वहाँ सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, तो नेतन्याहू ने एक बड़ी तस्वीर दिखाई गई कि वो टेलीफोन उठाया हुआ है और वो क्या कर रहे थे। बाद में बताया गया कि वो इजाज़त दे रहे थे कि हमास के जो सरबराह हैं उनको उन पे हमला किया जाए। अब एक तरफ तो अमेरिका कह रहा है कि जनाब आप, अगर ईरान ने तो ऐसा नहीं किया, एक महदूद हमला किया है, अगर इजराइल जो है उसने भी धमकी दे दी है कि वो इसका जवाब देगा और अमेरिका ने उसकी हमायत का ऐलान कर दिया है, अगर ऐसा होता है इधर से रूस जो है वो भी इस मामले को सीरियस लेता है या यहाँ पर सरमायाकारी है इस खित्ते में चाइना की भी, वहाँ से भी कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है तो बड़ी जंग हो सकती है सर, और खुली जंग की तरफ दुनिया जा रही है। देखें खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन मैं पहले ये आपको बात करूं कि ईरान ने एक जची तो जवाब दिया, उसने ऐलान जंग नहीं किया। दूसरी चीज़ यह है कि ईरान ने यह कह दिया है कि अगर आपने हम पे इस नौयत के हमले किए और उसका जवाब दिया तो इससे ज़्यादा आपको जवाब दिया जाएगा। अब इसके बारे में
बहुत सी दो वहाँ आ रही हैं। एक राय तो यह आ रही है, मैं मगरिब की बात कर रहा हूँ, और वो ये है कि जी इसको मज़ीद रोका जाए। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल की भी ये ख्वाहिश है और बड़ी पावर्स की है। लेकिन जो हार्ड लाइनर्स हैं वेस्ट के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि एक अच्छा मौका है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम का तियापाचा कर दिया जाए। और इजराइल में भी जो हार्ड लाइनर्स हैं, मैं सुबह सुन रहा था, वो यही कह रहे हैं कि हमें चुप नहीं रहना चाहिए। अब इसका प्रॉब्लम यह आ गया है कि अमेरिका में इलेक्शंस आ रहे हैं और जो इलेक्शंस हैं उनमें 40 दिन के करीब रह गए हैं। वहाँ ट्रंप को ये समझा जाता है कि वो बड़े हार्ड लाइनर हैं इजराइल पे, और इनको कमज़ोर निस्बतन समझा जा रहा था कि, और डेमोन्स्ट्रेशंस भी जो आ रहे थे उसमें ज़्यादा डेमोक्रेट्स के सपोर्टर्स आ रहे थे और नौजवान लोग यूनिवर्सिटियों के, और वही इनको डरा रहे थे कि आपके वोट नहीं देंगे, मुसलमान नहीं देंगे और जो नौजवान लोग हैं वो भी नहीं देंगे। इसका नतीजा ये है कि इज़राइल की जो लॉबी है वो इतनी मजबूत है, वो इनको फंड भी करती है, उसका मीडिया पे भी कंट्रोल है, कि उससे दोनों लीडरशिप्स खाइफ है, रिपब्लिकन पार्टी की और डेमोक्रेटिक पार्टी की। मुझे डर यह है कि इज़राइल ने इसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए टाइम वो चूज़ किया जब उनको पता है कि अगर हमने बहुत आगे निकल गए तो अमेरिका की मौजूदा हुकूमत कुछ नहीं कर सकेगी, कि उसको ये नज़र आएगा कि अगर नज़र आ गया कि हम इनको रोक रहे हैं और इनकी मुखालफत कर रहे हैं तो हमारी बाकी भी चांसेस ख़त्म हो जाएंगे इलेक्शन जीतने के। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो अमेरिका में रिस्पॉन्सिबल लोग हैं और वो भी ये देख रहे हैं कि इसका क्या नतीजा निकल सकता है। इसे इस वक्त ये कह देना कि जनाब इसका नतीजा क्या होगा, बढ़ गए तो अगर एटमी असासों पर अगर हमला कर दिया गया ईरान के, तो एटमी जंग भी तो छिड़ सकती है ना सर, हम भी उनके हमसाये में हैं। नहीं, एटमी जंग तो तब फिरती है कि दोनों पावर्स एटमी हो। ईरान के पास तो कोई डिक्लेयर्ड वो न्यूक्लियर पावर नहीं है, इजराइल तो है, तो एटमी जंग तो तब छिड़ती है जब दो न्यूक्लियर पावर सामने सामने आ जाए। ख़तरा यह है कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है ईरान के एटमी प्रोग्राम को। अब क्या ईरान के पास ये कैपेसिटी है कि, क्योंकि मैं नहीं समझता, को पागल ही होगा जो ईरान पे एटमी हमला इजराइल कर दे अमेरिका, मैं ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि इस नौइयत का हमला किया जा सकता है कि ईरान को बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो। उसके नतीजे में ये होगा कि ईरान को फिर इस किस्म का अटैक करना पड़ेगा कि इजराइल में मास कैजुअल्टीज़ अमवात हो सकती हैं, जो अभी तक इजराइल पे ईरान ने नहीं किया। इजराइल क्या यह रिस्क लेगा? इसका जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता को कसूरी साहब, ये आपने इंतहाई अहम बात की है। एक खबर ये आ रही है कि 47 जो ज़मीन पर गिराए हैं बम, और फतेह 1 या फतेह 2 जो है वो उनके डोम को बाईपास करके आया है, और रिटर स्कॉट जैसे लोग कह रहे हैं कि हज़ारों लोग ईरान में कैपेबिलिटी है कि तल अवीव में उनको मार सकता है। तो क्या ये किस कीमत पे जंग करेगा नेतन्याहू अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए? ये कैन ही ये इस लॉस को वो भी सामने बेयर कर सकता है? नेतन्याहू की बड़ी बदकिस्मती से जो उसकी जो सोच है वो ये है कि एक तो अपनी हुकूमत बचाना चाहता है। उसको ख्याल है जिस वक्त जंग ख़त्म हुई उस वक्त मेरे ख़िलाफ़ मुकदमे भी होंगे और अपोजिशन मेरी जो है वो इकट्ठी हो जाएगी, इलेक्शन जल्दी करा जाए। इलेक्शन जो थे वो 2026 में ड्यू थे। प्रेशर जो है वो ये पड़ रहा है कि इलेक्शन जल्दी कराए जाए और अपोजिशन इकट्ठी हो रही है। नेतन्याहू ने ये किया है ये करके कि दो चीज़ें कर दी हैं। एक तो उसने अमेरिका को इसमें खींचने की कोशिश की है, नंबर 1। नंबर 2 वो ये कर रहा है कि जो उसको पता है जिस दिन जंग बंद हुई उसी दिन बैनुल अक़वामी बरादरी बशमूल यूरोप के बहुत से ममालिक कहेंगे कि फ़ौरन अब 2 स्टेट सलूशन आना चाहिए जिसमें फ़लस्तीन की रियासत अलहदा हो। नेतन्याहू ये चाहता है कि इसके ऊपर बातचीत अभी ना की जाए। हालांकि वो दिमाग में उसके अगर हो भी कि अल्टीमेटली ट्रंप भी आ गए तो क्या करेंगे, वो क्या सारे अरबों से जंग कर लेंगे, सऊदी अरब से, UAE से, कतर से, जहां उनके बहुत से मफादात हैं। तो मेरा कहना यह है कि नेतन्याहू की ये गेम है कि इसको मसले को ही ख़त्म कर दे
इस जो अंडर डिस्कशन आएगा, अगर आज जंग बंद हुई लेकिन सर तो कल शुरू हो जाएगी। देखा जा रहा है कि नेतन्याहू जो है वो इसको सिर्फ सियासी नहीं नजरियाती भी इस मामले को ले रहा है, क्योंकि ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है वो उसकी तकमील होने जा रही है। उस तरफ जो है वो इसराइल चल पड़ा है, जो कि नील से लेकर फरात तक या फरात से नील तक, करबला से लेकर सऊदी अरब तक, ये सारे नक्शे सामने आ रहे हैं। तो क्या नहीं नक्शे चाहे ये तो कोई जो है वो पागल आज के दौर में सोचेगा? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इसराइल, आप उससे कोई ज्यादा नतीजा निकाल रहे हैं। मैंने ये कहा है कि इसराइल की जो गेम है, जो नेतन्याहू की गेम है, वो ये है कि अगर आज जंग बंद हो जाती है तो फिर एकदम बैनुल-अक़वामी बरादरी कहेगी कि 2 स्टेट सोल्यूशन लाओ। अब उसने चालाकी ये की है कि ये जंग को बढ़ा के 2 स्टेट सोल्यूशन भी दूर कर दिया है, और अब वो शायद इलेक्शन भी जल्दी ना कराए इसराइल में। अभी मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कोई पागल होगा कि ये खुदा ना खास्ता ईरान पे एटमी हमला कर दे। ये तो मैं तस्वुर नहीं कर रहा, ये तो मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं। कसूरी साहब, मैं एक खबर देना चाहता हूँ आपको, जो रिसेंटली अभी आई है, शायद आपने ना देखी हो। इजराइल ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि उसकी जो कई बेसिस हैं वो डैमेज हुई हैं इन मिसाइल अटैक से। ये अब कंफर्म खबर आ रही है। तो क्या इसका ये इफेक्टिविटी है? और ये जो कहा जा रहा है कि अगर वो ऑल आउट अटैक करता है तो ईरान इज केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग ऑल इट्स बेसिस, कि वापस उसके जहाज उतर ही ना सकें, ये है कोई ऐसी बात या कहानी है? नहीं, इससे ज्यादा खतरनाक है जहाज उसके उतर जाएंगे, इसको छोड़ें। खतरा उसको यह है कि ईरान के पास कैपेसिटी है कि अगर उसने उसके ऐसे ठिकानों को हमला किया जो आबादी के इलाके में है तो मास कैजुअल्टीज होंगी इसराइल में। वो उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होगा, एक छोटा मुल्क है। तो इसलिए ख़तरा यही है, जिस वजह से मैं कह रहा था कि मुझे इज्जत आसान नहीं ईरान के लिए। हाँ, डराना धमकाना एक बात है, लेकिन मुझे जो ख़तरा है कि अमेरिका का राइट विंग मैंने देखा है, लेकिन जो उनके कई राइट विंग के लोग हैं, मसलन आज ही मैं फ्रीडमैन का पढ़ रहा था, वो ये एडवोकेट कर रहे हैं कि इसराइल को आगे नहीं जाना चाहिए इससे जो वो चला गया है, क्योंकि उनको ये ख़तरा है कि इसके नतीजे में उन क़ुव्वतों को फ़ायदा होगा जो ईरान की मुखालिफ है। आज जो आपको जंग नज़र आ रही है ना, बड़ा आसान होता है अपनी फ़ौजें भेज देना। इसराइल ने लबनान में कई मरतबा फ़ौजें भेजी हैं, पहली बार 1976 भेजी हैं, 82 में भेजी हैं, फिर उन्होंने जब भेजी हैं, फ़ौज भेजना आसान है, इराक़ ने भी फ़ौज भेज दी थी, अमेरिका ने, निकालना बड़ा मुश्किल होता, और बड़ी कैजुअल्टीज़ हुई थी जब इसराइल ने अपनी फ़ौजें वापस की हैं। इसलिए अमेरिका ये कोशिश करेगा दरपर्दा, लेकिन अमेरिका को भी ये तकलीफ़ हो रही है क्योंकि जो हार्ड लाइन सपोर्टर्स हैं इसराइल के, वो अमेरिका पर प्रेशर डाल रहे हैं। आपके लिए मौका अच्छा है कि आप इसराइल का तिया पाचा करें तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का। एक और मैं बहुत अहम बात आपसे, कुछ दिन पहले पुतिन ने एक स्टेटमेंट दी थी कि शी विल यानी रशिया विल आर्म दी प्रॉक्सीज, ईरान प्रॉक्सीज टू द टीथ। वो उसको जो यूक्रेन के पस मंजर में कह रहा था। क्या कोई आप समझते हैं कि इनका कोई अरेंजमेंट है, और ये जो हाइपरसोनिक उन्होंने चलाए हैं, कोई ये आपको नेक्सस डील सम नज़र आ रही है रूस और ईरान के माबैन? देखिए, रूस जो आप कह रहे हैं, रूस का कोई पब्लिक बयान तो ऐसा नहीं आया, ये तो कयास आराई ज़रूर की जा सकती, मैंने नहीं देखा रूस का। लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि रूस ये ज़रूर चाहेगा कि अमेरिका को फंसाए वहाँ, क्योंकि अमेरिका उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है उसके अपने बॉर्डर्स के इर्द गिर्द। बिल्कुल ये पॉसिबल है। जहाँ तक हाइपरसोनिक मिज़ाइल है, वो हाइपरसोनिक मिज़ाइल्स ही इनके कुछ मेरा ख्याल है वहाँ पहुँचे। उसकी वजह यह है उसकी स्पीड है 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, और उसके लिए इन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग काफ़ी की है, और उसके लिए लाइट फ्रेम्स बनाए हैं अपनी मिज़ाइल्स के। मुझे पता है कि रिवर्स इंजीनियरिंग से बहुत कुछ हो सकता है, पाकिस्तान ने भी बहुत कुछ किया रिवर्स इंजीनियरिंग से, और जो आप कह रहे हैं वो मैं मुमकिनात में समझता हूँ, क्योंकि रूस के मफाद में है कि वो ये ना चाहे कि अमेरिका आसानी से यहाँ निकल जाए। तो ये तो क़यास आ रही की हद तक तो मैं मानता हूँ, लेकिन रूस ने ऐसा बयान मेरी नज़र से नहीं गुजरा। एक और सवाल, ये अब नए हुर्मुज़ है, ये यहाँ पर जो सारे इनके लड़ाका जो शिप्स खड़े हैं,
क्या फिर ये अगर ईरान के खिलाफ ऑल आउट जाते हैं, उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो क्या ईरान फिर इन रिटेलिएशन इनको भी निशाना बना सकते हैं? अगर अमेरिका शामिल होता है तो जो उसके एसेट्स हैं इन समंदरों में। जी, उससे भी बड़ा ख़तरा है। उससे तो पाकिस्तान को भी पनाह मांगनी चाहिए कि अगर उसने जहाज़ सिंक कर दिए, छोड़े कोई जहाज़ थर्ड क्लास जहाज़ सिंक कर दे, तो रास्ते बंद कर दे, तो तेल की कीमत तो पता नहीं दुगनी तिगनी हो जाएगी। तो जो लोग गरीब मुल्क हैं उनका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। साथ शुरू तो अमेरिका और इजराइल की गेम है, लेकिन अगर ईरान को कॉर्नर किया गया तो फिर एक किस्म की वार्निंग हो उन मुल्कों को वो देगा जो इस वक्त अमेरिका के साथ सीक्रेटली हैं या ओपनली नहीं है। वो ये बताएगा कि मैं तो इकॉनमी सारे ख़त्े की मैं तबाह कर सकता हूँ, और वो इकॉनमी ख़त का ये है कि वो जहाज़ सिंक कर दे। मैं को मिलिट्री जहाज़ नहीं करा कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर सिंक कर दे, वो कैपेसिटी उनके पास नहीं है, लेकिन ये कैपेसिटी तो ज़रूर है कि कुछ खड़े हुए जहाज़ अभी सिंक तक कर जो दे। नज़र आ रहा है वो तो ये है कि इजराइल ने जो कुछ चाहा उसने किया, जिसको चाहा कत्ल किया, जहां चाहा हमला किया। मुस्लिम वर्ल्ड को क्या करना चाहिए? मुस्लिम वर्ल्ड खामोश नज़र आ रही है सर। देखें, जब हम मुस्लिम वर्ल्ड का जिक्र करते हैं कोई नई बात नहीं है। मैंने तो कई OIC की कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं। मुस्लिम वर्ल्ड कोई एक नहीं है, आपस में डिवाइडेड है और डिवीजन्स हैं इंटरेस्ट के हिसाब से। अब आजकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट है हिंदुस्तान के, मसलन सऊदी अरब, UAE और बहुत से मुस्लिम ममालिक के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लोग अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखते हैं, कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट देख रहा होता है। और आप देखिए कि जो जहाँ तक इस मुस्लिम वर्ल्ड में एक और कॉन्ट्रडिक्शन है शिया सुन्नी की, और इतनी शायद अवाम में नहीं जितनी रास्ते इसको यूज़ कर रही हैं। तो अगर मुख्तलिफ़ किस्म के जो डिविजन्स हैं उसकी वजह से, ये मैं अब ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा क्योंकि मेरी बातों का कुछ नतीजा निकल सकता है, मैं नहीं इससे ज़्यादा कहना चाहता। एक काफ़ी डिविजन्स हैं इस मुस्लिम वर्ल्ड में जिसका पूरा फ़ायदा इजराइल उठा रहा है। कोई मुस्लिम वर्ल्ड एक एंटिटी नहीं है, तो आपस में बड़ी ज़्यादा डिविजन्स हैं। कसूरी साहब, आपने मैशत की तरफ इशारा किया। पहले ही पूरा दुनिया एक इकोनॉमिक विंटर में एंटर हो चुकी है। इन केस दिस वॉर एस्केलेट्स, तो आप समझते हैं कि क्या हम 1930 वाले बुरान में वापस जा सकते हैं अगर इन्होंने रेस्ट्रेन शो ना की? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ख़तरा है। अगर उन्होंने जहाज़ सिंक कर दिए, स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ बंद कर दिया, या बहुत मुश्किल बना दी नकलो हरकत, क्योंकि एक तरफ तो बैठा हुआ है सदर्न पोर्ट के ऊपर ये हूती बैठे हैं यमन के अंदर, ऊपर से ईरान की जहाज़ वो मिसाइल्स हैं जो कि जहाज़ों को निशाना बना सकती हैं। और चाहे, और मैंने घड़ी घड़ी कह रहा हूँ, मैं अमेरिकन मिलिट्री जहाज़ों की नहीं बात कर रहा क्योंकि उनके पास तो बड़ी कैपेसिटी है अपने को डिफेंड करने की और अटैकर को तबाह करने की। मैं बात कर रहा हूँ कोई जहाज़ सिंक कर दे, रास्ते बंद कर दे, तो दुनिया की मईशत पे बहुत सख्त मनफी असरात पड़ेंगे। ख़ास तौर पे जो गरीब ममालिक हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तेल की कीमत बढ़ेगी, उसका तो पाकिस्तान पे भी असर पड़ जाएगा। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो, बिकॉज जिस तरीके सराहत से, वजाहत से आपने ये मंजर खींचा लगता है, और हम दुआ करते हैं कि ये जो नेतान्याहू और इस किस्म के लोग ये एडवेंचर्स कर रहे हैं ये ना करें, बिकॉज इट कैन प्लंज दी होल जो प्लेनेट है इनटू अंदाज़ा नहीं कर सकते कि हम कितने बड़ी दलदल में गिर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, हमें जो है गाइड करने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मकामी तौर पर भी बड़ी क़यामतें रोज़ाना गुजर जाती हैं, उन पर बात करेंगे, कुछ खबरों की बात करेंगे। अदालतों में क्यों घुस के लोग हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के साथ जो है इस तरह से चश्मक और जो बहसें कर रहे हैं, वो क्या मामला है, इस पर करेंगे। आर्टिकल 63 के आने से क्या होगा, क्या एक दफ़ा फिर शुरू होगी हॉर्स ट्रेडिंग या नहीं, और ये क्या मामला हैं। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, असासे बेच के क्या रफू चक्कर होने के चक्कर में है, मैं कह रहा हूँ। जिस तरह से IPPs के हवाले से मियाँ शाहिद साहब से खबर लेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है एतजाज़ एहसन साहब। आप अपना तारुफ हवा भार की है बेशुमार तारुफ के हवाले, मगर हम इनसे कुछ रहनुमाई लेंगे। कुछ मामलात बड़े गंभीर हैं एतजाज़ एहसन साहब, समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें। जजेस हैं तो वो एक दूसरे को ख़त लिख रहे हैं, एक दूसरा का जो बेंच है उसको गैर कानूनी करार दे रहे हैं। हत्ता के एक वकील भी अंदर आ जाते हैं अदालत में और वो डायरेक्टली बात करना शुरू कर देते हैं। बाहर वो कह रहे हैं जनाब लोग इकट्ठे हैं। एक टोटल ब्रेक डाउन जैसी सूरत अहवाल है। और साथ साथ आर्टिकल 63A के बेंच के हवाले से आपकी क्या राय है? और ये क्या वाकई गैर कानूनी जिस तरह कुछ मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान कह रहे हैं, मुनीब अख्तर साहब या हमारे जो हैं मंसूर अली शाह साहब, एतजाज़ एहसन साहब? इसमें आपको एक चीज़ तो याद होगी, मैं 4-5 साल से बरमला कह रहा हूँ और अकेला ये कहता आ रहा हूँ खुल के कि जजों में बहुत दरार पड़ी हुई है, जजों में दरार पड़ी हुई है, इसका कुछ कर लें, इसका कुछ वो खुद ही कर लें तो बेहतर है, कोई जाके और तो नहीं कर सकता। पर वो दरार अब बिल्कुल टूट फूट के तकरीब के करीब तर आ गई है। पर इसमें जो चीज़ मैं समझता हूँ कि हो रही है वो कानून की तो कोई आइन को की कोई रखवाले इस वक्त दो हैं। एक जो और हुकूमत को मेरा ख्याल है जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं वो दो अफराद हैं जो आइन के मुहाफ़िज़, सबसे बड़े आइन के मुहाफ़िज़ बने हुए हैं। एक चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब और एक हमारे चीफ़ जस्टिस साहब। चीफ़ जस्टिस साहब ने 20 तारीख को या 25 को रिटायर हो जाना है, पर उनको अपनी गालिबन लगता बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह वो फैसले दे रहे हैं। उनको अपनी समझ लीजिए एक्सटेंशन ही एक नए ओहदे को उसमें उन्होंने क्रिएट करना है, एक नए पूरे अदालती निज़ाम को उसमें उन्होंने उसकी नई साख्त करनी है, उसको बनाना है, उसमें जजेस लाने हैं, उसमें सब कुछ उन्होंने 25 तारीख से पहले करना है। अब अगर अपने एक तौसीए वो ओहदा, चलो तौसीए नहीं हायर ओहदा पे चले जाने के बाब के लिए अगर इतनी उनको उजलत है और इतनी बेचैनी और बेताबी है, तो इतनी बेचैनी और बेताबी तो किसी सच्ची बात है सियासतदान में भी नज़र नहीं आती, जितनी परेशानी और बेताबी और जिस किस्म के भी जो भी गलत फ़ैसला कर रहा हूँ उसके लिए राजा सिकंदर सुल्तान में और काजी फ़ायज़ ईसा साहब में पाई जाती है। आज भी जो मैंने सुना है, मैं वहाँ मौजूद तो नहीं था, कि पहले काजी साहब ने कल भी बोलने नहीं था दिया एक फरीक के वकील को, सीनियर वकील को, फिर उन्होंने आज भी उनको पहले नहीं बोलने दिया, फिर उन्होंने ख़ुद उनको बुला के रोस्ट्रम पे और अपनी कथा शुरू कर दी और कोई बात नहीं करने दी उनको, उन वकील साहब को, अली ज़फ़र साहब। तो फिर कुछ लोग बेचैन हो गए और आप बोलता ही इतने ज़्यादा हैं, कादी साहब खुद ही सारा वक्त कलाम फरमाते रहते हैं। और उससे बड़ी ये जो इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था कादी साहब ने कि लाइव हियरिंग्स करा दी थी, उसमें तो पहले दिन से ही वो बहुत एक्सपोज हो गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही बोलना चाहते थे और वही बात करना चाहते थे। और कोई 83% ऑफ द टाइम जो जजों ने लिया, उनमें से गालिबन 55 या 56% ऑफ द टाइम चीफ़ जस्टिस साहब ने खुद ही लिया। तो वो तो अब पता नहीं किसने ये टेलीविज़न। सर रहनुमाई कीजिएगा कि बार काउंसिल्स और बहुत से वकला जो हैं उनका ये मौक़िफ़ है और ये बार बार कह रहे हैं कि 25 अक्टूबर के बाद हम काजी फ़ायज़ ईसा को चीफ़ जस्टिस नहीं मानेंगे। अगर वो किसी भी सूरत रह जाते हैं तो फिर अगर वकला उनको नहीं मानते तो किस तरफ मामला जाता हुआ नज़र आ रहा है सर? अगर तो वकला नहीं मानते और वो जिस तरह आज एहतजाज किया उन्होंने, इस शिद्दत के एहतजाज जारी रखते हैं, तो फिर तो 25 तारीख से पहले ही कादी साहब को पता लग जाएगा कि वो
चला सकते भी हैं अदालत को कि नहीं, क्योंकि वकला अगर कोऑपरेट ही ना करना शुरू कर दें, और इसमें तो कोऑपरेशन नहीं है सिर्फ, इसमें तो नॉन कोऑपरेशन ही नहीं है, इसमें तो एक्टिविज़म है। और अब वकला में गालिबन ये आएगी, क्योंकि मैं तो समझ रहा था, तवक्को कर रहा था कि पहले से हो जाएगी, पर अब भी ये ज़्यादा मुमकिनात में से है। सर मेरी गुजारिश ये है कि आज जो बेचैनी सुप्रीम कोर्ट में देखने को आई है, और वकील साहब जो हैं उन्होंने धमकी दे डाली कि बाहर 500 वकील खड़े हैं, आप हमारे खिलाफ फैसला देकर देखें। अगर इस तरह जो रवैया, एक तो ये बताइएगा कि ये रवैया कैसा है, और ये रवैये जो हैं ये बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बेचैनी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, मज़ीद संगीन वाक़यात ऐसे कोई हो सकते हैं अदालत के अंदर? देखें जी, बात यह है कि तलखी तो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और उसकी वजह यह है कि काजी साहब ख़ुद अपनी मियाद बढ़ाने के लिए बहुत कीन है, और उन्होंने जो कुछ फ़ैसले जो किए हैं वो काफ़ी मुतनाज़े फ़ैसले हैं। मिसाल के तौर पे निशान का फ़ैसला जो था, मैं उसको समझता हूँ आइनी कानूनी तौर पे वो बिल्कुल गलत फ़ैसला था, क्योंकि निशान किसी जमात का निशान नहीं होता कि आपने 10 अहदेदारों ने, एक जमात के 10 अहदेदारों ने कोई गलत काम किया, को गलत तरीके से इलेक्शन करा दिए, दूसरी दफ़ा भी गलत तरीके से इलेक्शन करा दिए, तो आप 3 करोड़ 2 करोड़ वोटर को ही उसके निशान से, यानी उसके वोट से, अनपढ़ वोटर के लिए निशान ही वोट का निशानी होती है, तो वो उससे आप छीन लें। ये सज़ा आप 2 करोड़ आदमियों को दें जिनको ना आपने सुना हो, ना उनको हेयरिंग दी हो, ना तलब किया हो, ना उनका मौक़िफ़ लिया हो, या तो आप सब को एक एक करके नोटिस भी करते और बुलाते। पार्टी के 4-10 अहदेदारों की गलती या मुजरिमाना गलती की वजह से आप सारों को तो नहीं कर सकते। तो एक दो बड़े ब्लेटेंट केसेस इन्होंने किए, फिर ब्लेटेंटली आपने इनकार करते रहे हैं कि ये उन पे बायस का, और वो इल्ज़ाम भी लगता रहा है और नज़र भी आता रहा है। तो वो, लेकिन सर अब भी एक बड़ा अहम मसला उनके सामने है 63A का। तो सर अगर इसका फैसला आ जाता है, और इसका फैसला जो है वो हुकूमत, वो इसका फैसला हुकूमत के हक़ में आ जाता है, तो फिर क्या जो मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी इसको जजेस कमेटी को गैर आइनी करार दे दिया, और आज अली ज़फ़र ने भी इस बेंच को गैर आइनी करार दे दिया, कल क्या इसी को बुनियाद बनाकर ये फैसला रिवर्स भी हो सकता है? नहीं, इस बुनियाद पे भी नहीं, सिर्फ अगर उन्होंने लिया है तो जाहिर है वो रिव्यू में जाएंगे। पर आजकल तो कारी साहब, आप बेंच को देख के, ये मैं 3-4 साल से कह रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में भी कहा है कि बेंच को देख के आप बता सकते हैं कि कौन से क्या फ़ैसला किधर का होगा। तो बेंच की नौइयत को देख के आप बता सकेंगे कि ये फ़ैसला हुकूमत के ख़िलाफ़ होगा या उसके ख़िलाफ़, उसके हक़ में होगा। अभी तक तो बेंच जो बैठा है वो तो हुकूमत की मतलब है, जो सुबह बात लॉ मिनिस्टर करते हैं वो, या सुबह चीफ जस्टिस करते हैं वो, लॉ मिनिस्टर शाम को कर रहे होते हैं, वो लॉ मिनिस्टर शाम को करते हैं तो चीफ जस्टिस सुबह कर रहे होते हैं। तो ये तो बड़ी, इस वक्त तक तो वो उनका कॉमन इंटरेस्ट है, हो गया 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। तो वो, लेकिन मेरा ख्याल है कि दोनों ही नुकसान इससे उठाएंगे। अगर पास भी करा ली तो हमारी कोई इतनी अच्छी तारीख नहीं है मोहसिनों के साथ जो हम जैसा सलूक रखते हैं। अच्छा इत्तेज़ाज़ साहब, ये फरमाइएगा कि हाँ सब कुछ ही, अब देखें कंट्रोवर्सी तो होती रही है, कब नहीं हुई, मगर ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का सबसे कंट्रोवर्शियल इलेक्शन, पतन की रिपोर्ट की तरह रिफ़र कर रहा हूँ, जो कि एक इंडिपेंडेंट है, और जिन्होंने सारी की सारी फाइंडिंग जो है वो इनकी सरकारी वेबसाइट से, इनके अपने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे इलेक्शन कमीशन के, उसकी बुनियाद पे हुआ। फिर वो पार्लिमान आके तरमीम करती है। जज साहिबान का जो आलम है, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता कि वो जो कुछ हो रहा है अब इवन इन देयर पब्लिक लाइफ, जब घर से निकलें भी, जो नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या एतबार है? सिस्टम तो सारा इत्तेज़ाज़ साहब यूँ लगता है बैठ रहा है, इट इज़ केविंग इन। एम आई राइट इन माई असेसमेंट?
और काफ़ी हद तक बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि ये ऐसी आपके अंदाजे दुरुस्त हो सकते हैं, अंदेशे भी, पर बेनिफिट ऑफ डाउट जजेस को भी देना ही चाहिए। गो ये बड़ी वाज़ेह किस्म की, जिस तरह मैंने कहा पहले अर्ज़ किया, निशान की जो जजमेंट थी, फिर उसके बाद और जो ऑर्डर्स और फैसले इनके आते रहे चीफ जस्टिस साहब के, फिर इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत है कि वो जो 26th अमेंडमेंट है वो बज़ाहिर अगर वो उसमें आप भी उम्मीदवार हों या आप उम्मीदवार हो सकते हों और आज तक आपने डिनाई नहीं किया, इस बात को बार बार अखबारात में छपी है, बयानात में आई है कि चीफ जस्टिस साहब चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की तरह के लिए प्रपोज होंगे और इनको अपॉइंट किया जाएगा। तो आपने आज तक ये नहीं कहा कि मैं इसमें कोई बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखता हूँ इस ओहदे में। तो आपका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इस सारी आजकल की कार्रवाई, जो अदालती कार्रवाई चल रही है, जिसके मुताल्लिक़ जिसमें सुन्नी इत्तेहाद की सीटों का मसला है, जिसमें ये 63A है, इन सब का असर उस वोट पे होना है जो वोट आइन में तरमीम लाने के लिए सलाहियत देगा इस हुकूमत को। वो आपको तो इन केसेस में उलझना ही नहीं चाहिए, बैठना ही नहीं चाहिए। अच्छा एतजाज साहब, मैं बहुत सी बातें मुझे याद आ रही हैं, लीड की थी, मुझे बहुत सी बातें याद आ रही हैं। मुझे याद है, मैं थोड़ी सी तारीख में वापस जाता हूँ, एक बड़े पुलिस अफसर हुआ करते थे, तो उन्होंने एक कॉलेज में न जाने क्या हुआ, एक टीचर की कान पकड़वा दिया और उसकी तस्वीर छप गई। मैं एक बरसबील तस्करा कर रहा हूँ और मैंने सोचा ये तो भूल जाएं क्या क्या था, जिस मुल्क में ये हो जाए तो वो उसको वैसे ही सोचना चाहिए। इसी तरह से एक वकील साहब का अंदर आना, मैं उसको अप्रूव नहीं करता, आके ये कहना कि जनाब आप, क्या ऐसा प्रेसिडेंट आपने अपनी इतनी तवील जो एक ज़िंदगी है कानूनी, उसमें आपने देखा कि अपेक्स कोर्ट में एक आदमी आके आप कह रहे हैं कि जनाब हजूर ये आप करेंगे तो हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। इज़ इट नॉट अनप्रेसिडेंटेड? काशी साहब, है तो बड़ा मजमूम ये वाक़या, पर अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। यहाँ तो हमने देखा है अदालत 5 जजों को सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच में बैठे हुए और अपनी कुर्सियाँ पीछे धकेल के फेंक के पिछला दरवाज़ा खोल के जल्दी से भागते हुए, क्योंकि हल्ला बोल दिया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुनों ने और लीडर्स ने, और पूरी इन्वेजन कर दी थी, पूरी एक जंग की तरह उन्होंने हल्ला बोल के, और वो चीफ जस्टिस की कुर्सियों और चीफ जस्टिस और जजों की कुर्सियों की तरफ बढ़ रहे थे जब इनको भागना पड़ा और कुर्सी यहाँ 2 उलट भी गई। तो ये भी देखा है हमने। देखने में तो कोई पाकिस्तान में कम ही ऐसी बातें होती हैं जिनकी मिसाल ना हो और नज़ीर ना हो पहले। और ये तो खास कर सर, आपने 2007 में एक वकला तहरीक को लीड किया जिसने डायरेक्शन दुरुस्त की और जजेस बहाली जो है वो हुई। अब आप देख रहे हैं कि कोई ऐसी वकला तहरीक जो है दोबारा शुरू हो सकती है, ताकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक जज जो है वो अदालत नहीं आते, हो सकता है कल दूसरे जज ना आए, कोई इस्तीफ़ा दे जाए। तो जो इस वक्त तकसीम है, इसकी डायरेक्शन को दुरुस्त करने के लिए कोई नई तहरीक जो है वो जन्म लेती हुई नज़र आ रही है सर? मुझे तो नज़र आती है कि वो ये वकला अब निकलने वाले ही लगते हैं, और मेरे ख्याल में तो कुछ ये काजी फैज़ ईसा साहब अपने ख़िलाफ़ एक तहरीक चलवा के ही जाएंगे और मुज़ामत उनके ख़िलाफ़ बहुत होती रहेगी। अगर उनको एलिवेट भी कर दिया गया तो उन्होंने अपने आप को काफ़ी कंट्रोवर्शियल कर लिया। और तो सर दोबारा लीड करेंगे उस वकला तहरीक को आप? चीफ जैसे मेरी अब 80 साल उम्र हुई हुई है, एंड आई हैव एन इरिवर्सिबल, इनक्योरेबल, डिग्रेडिंग बीमारी भी है। तो मेरा तो
बाकी मैं जो हक सच पे होगा उसका साथ देता रहूँगा, बिल्कुल दूंगा। और बहुत सारी बातें मैं इत्तेजाज साहब, आपका साया हमेशा हमारे सरों पर रहे, आप हमें गाइड भी करते रहे। अपनी पार्टी के ऊपर के से बात उधर की भी है, करता हूँ उधर भी बातें। और बहरहाल इत्तेजाज साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और हमारे सरों पर आपका साया भी कायम रखे और कोई ये आवाज़ें आती रहें और ये आवाज़ें उम्मीद दे एक इंतहाई खौफनाक अंधेरे में भी। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। IPPs वाले अपने मालकाना हकूक़ किसको शेयर करें और क्यों शेयर करें, और एक आध खबर और भी हम आपसे शेयर करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। मियाँ शाहिद साहब, दो अदद खबरें हैं। पहले तो मैं सियासी खबर पे आऊँगा और बाद में IPPs के हवाले से बात करेंगे। सुना है कि PTI भी कुछ राब्तों में है पीपल्स पार्टी और PMLN के MP से, और आप सब जानते हैं कि माशाल्लाह कितनी भारी अक्सरियत और कितनी पॉपुलैरिटी के साथ हर दो पार्टियों के जो उम्मीदवारान हैं इस इंतहाई वर्दी जो पार्लिमान है वहाँ पहुँचे हैं। तो कहा यह भी जा रहा है कि PTI उनको कह रही है कि हम टिकट्स देंगे अगर आपको ये 63A हो जाती है, और अगर हम लेके आते हैं नो कॉन्फिडेंस तो आपको टिकट्स भी देंगे। ये क्या कहानी है? कभी कहानी इधर चली जाती है, कभी उधर। इस कहानी के बारे में ज़रा हमारी रहनुमाई फरमाएं मियाँ शाहिद साहब। काजी साहब, दो तरफा लड़ाई जो है वो लगी हुई है। एक जानिब तो ये दावा किया जा रहा है कि जैसे ये तरमीम जो है वो पास होने से पहले ये फैसला आएगा 63A वाला, और अगर हुकूमत के हक़ में आ गया तो फौरी तौर पर जो है वो इजलास बुलाया जाएगा, और हुकूमत का ये दावा है कि हम वहाँ से मेम्बरान जो हैं वो तोड़ लेंगे। लेकिन दूसरी जानिब एक और भी खबर आ रही है कि जो PTI है और बानी PTI की जानिब से बाकायदा तौर पर यह ऑफ़र करा दी गई है, और वो ऑफ़र बड़ी मकबूल है, और वो साफर में जो है बड़ा वज़न समझा जाता है कि मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के नाराज़ अरकान और वो अरकान जो कि मौजूदा सिस्टम से जो है वो बिल्कुल दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, और जिनको नज़र आ रहा है कि हुकूमत की मकबूलियत दिन ब दिन जो है वो कम होती जा रही है और हालात जो है वो संभल नहीं पा रहे, उनको ऑफ़र जो है वो ऑफ़र बड़ी स्ट्रॉन्ग है कि उनको टिकट दिया जाएगा, और वो जो है वो अदम इत्माद की तहरीक लाएंगे और अदम इत्माद में वोट दें। PTI की बात कर रहे हैं आप? क्योंकि जी काजी साहब, PTI के टिकट की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, PTI के टिकट की बात कर रहे हैं। बानी PTI की जानिब से जो है ये इसकी मंजूरी दी गई है बाकायदा कि जो है उनको ऑफ़र कराई जाए कि हम जो है वो उनको कन्फर्म टिकट देंगे, और वो लोग जो हैं वो आकर वोट दें वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो है अदम इत्माद में। अगर हुकूमत जो है वो तरमीम में कामयाब नहीं होती या मौलाना फजल रहमान नहीं मानते, तो दूसरी जानिब जो है वो एक बहुत बड़ा इस तरह का जो है सेटबैक तैयार है और पैकेज तैयार है, वो PTI की जानिब से है कि वो अरकान जो पीपल्स पार्टी से और नून लीग से 20 अरकान से जायद का ये बताया जा रहा है कि 20 से जायद अरकान जो हैं वो इस वक्त तैयार हैं कि अगर मामलात इस तरफ जाते हैं तो वो फौरी तौर पर वो ऑफ़र जो है वो कबूल करेंगे, और वो जो है वो इस तरफ आएंगे, और हो सकता है कि वो आकर अपना वोट दे दें और ये तहरीक सामने आ जाए। और इस हवाले से कोशिश पूरी की जा रही है, हुकूमत का भी दावा है और दूसरी जानिब से PTI की जानिब से बड़ी ऑफ़र है। काजी साहब, इसका मतलब है उसी प्लेन पे आना चाहती है PTI भी। देखे ना, इस तरह तो माशाल्लाह छांगा मांगा को अगर लीगल कवर मिल जाता है, मैं छांगा मांगा एक मुहावरतन कह रहा हूँ या एक सिंबल के तौर पर कह रहा हूँ, क्योंकि अच्छा अब ये मुझे बताएं कि ये अपना इरफान सिद्दीकी साहब का क्या मामला है? वो भी मिल के आए हैं मौलाना फजल रहमान को, तो कोई खैर दी खबर आई है या साढ़े वालों ना ही समझो? काजी साहब, ये तो आज मुलाकात थी और कुछ उसमें गुजारशात थी। आज जो है वो इरफान सिद्दीकी साहब गए। इरफान सिद्दीकी साहब ने तो कहा कि मैं मुबारकबाद देने आया हूँ मौलाना फजल रहमान के इलेक्शन जीतने की, लेकिन ऐसा नहीं है। खबर ये है कि इरफान सिद्दीकी साहब ने आकर गुजारिश की है कि मौलाना साहब नवाज शरीफ का खुसूसी पैगाम दिया है और मौलाना से कहा है कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि आपसे मुलाकात करें, और नवाज शरीफ साहब ने अपनी जो है बैरून मुल्क जाने का जो प्लान है वो मौखर कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि मैं इसीलिए मौखर किया कि मौलाना साहब की तरफ से मुझे कोई जो है वो रजामंदी का इजहार हो तो मैं उनसे मिलने के लिए आऊँ।
और वहाँ पर जो है वो तरामीम के हवाले से मौलाना को मनाऊँ। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुझे मशावरत के लिए वक्त चाहिए। वैसे वो आए 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन जो मेरी 8 शराइत हैं वो उस पर मैं पीछे नहीं हटूँगा। अगर 8 शराइत जो हैं वो मानी जाती हैं तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, वरना 8 शराइत के बगैर जो है मियाँ नवाज शरीफ अगर आते हैं तो मैं उनको चाय पिलाऊंगा, घर में बिठाऊंगा, उनसे अच्छा, मतलब ना ही हुई ना, उन्होंने ना ही कर दी है, इसका मतलब है। अच्छा, ये एक और यानी काजी साहब इस वक्त तक ना ही है सर। अच्छा, मुझे लगता है कि वो मौलाना जो भी हाँ करेगा उसे अपना पॉलिटिकल करियर तो जो है वो कुर्बान करना ही पड़ेगा, यूं लग रहा है मुझे। लेकिन काजी साहब हुकूमत जो है वो दावा कर रही है कि हम 15 अक्टूबर से पहले तरामीम करा देंगे, और हुकूमत का इन्हिसार जो है वो 63A पर के फैसले पर है, और हुकूमत चाह रही है कि जैसे ये फैसला आए उसके बाद अनाउंस कर दिया जाए कि इजलास किस दिन है। अच्छा मियाँ साहब रुक गए हैं, खैरियत है? क्या वजह हुई? सुना है कि ये तरमीम से पहले ही तशरीफ ले जा रहे थे तो फिर उनका जहन बदल गया, खैरियत रही? देखिए सर, मेरी खबर यह है कि उनका जहन बदला नहीं, बदला गया है। उनका खुद उन्होंने फैसला नहीं किया, उनसे फैसला जो है वो कराया गया है और कहा गया है कि आप बाहर नहीं जाएंगे उस वक्त तक जब तक जो है वो ये तरमीम नहीं होती। इसमें आप बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में रहें, क्योंकि आपका असर है। अगर आप चले गए तो पार्टी के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए आपको यहाँ होना लाजमी है आपका। और इस हवाले से मियाँ साहब को मेरी खबर यह है कि कोई फ़ोन भी आया और उस फ़ोन के बाद मियाँ साहब ने अपना प्रोग्राम बदला और वो अब पाकिस्तान में उस वक्त तक रहेंगे जब तक तरमीम नहीं हो जाती। अगर तरमीम का वो कराने का एफर्ट जो है वो नाकाम हो जाती है तो फिर मियाँ साहब ने ज़ाहिर है बाहर जाना ही है। उन्होंने इलाज मुआलजे के लिए भी जाना है, अमेरिका में उनके डॉक्टर जो है उनका इंतज़ार कर रहे हैं और वहाँ उन्होंने चेकअप कराना है। लेकिन वो इस वक्त उन्होंने जो 3 तारीख को जाना था वो इसलिए नहीं गए कि उनको एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई जिस पर उनको कहा गया कि मियाँ साहब आपने नहीं जाना, तो मियाँ साहब मान गए कि मैं नहीं जाना। कोई बात नहीं, आप तो जानते ही हैं कि हम बड़े जो है कितने ही इख्तियार है हमारे पास, जबर कदर का जो नज़रिया है माशाल्लाह वो बड़ा अप्लाई होता है हमारी आज की इस सियासत पे। आगे बढ़ते हैं मियाँ साहब, ये IPPs के हवाले से आपने एक चीज़ देखी और आज एक्सक्लूसिव खबर है आपकी कि वो क्या इसके शेयर्स बेच रहे हैं, ये जो IPPs के, ये क्या मामला है? ये ज़रा बताइएगा, बड़ा दिलचस्प है। काजी साहब, इस पर हम बड़ी बात करते रहे हैं और हमारी स्टोरीज भी जो है वो सामने आती रही हैं। तो काजी साहब, आपने देखा होगा कि टास्क फोर्स बनी थी और टास्क फोर्स जो है वो बड़ी तहकीकात कर रही है और पहले मरहला जो है मुकम्मल भी हो चुका है। अब IPPs को पता चल गया है कि सारा कच्चा चिट्टा खुल गया है और उनके तमाम मामला जो हैं वो सामने आ चुके हैं। जो उन्होंने खिलाफ वर्जियाँ की हैं मुआहदों की वो भी सामने आ चुकी हैं, जो उन्होंने ओवर एनवाइसिंग की वो भी सामने आ चुकी है। सबसे बड़ी बात कि वो जो बेनामी IPPs हैं, जब उनका जो उक़दा खुला और वो बेनकाब हुए तो उसमें जो है वो जिसको पंजाबी में कहते हैं ना पाजड़ पै गई, तो फिर पाजड़ पै गई है और सारे जो हैं वो IPPs के मालकान वो एक एक करके अपने शेयर्स जो हैं वो तब्दील कर रहे हैं कि कल को अगर कोई गिरफ्तारी होती है या उसको तहकीकात ऐसे मरहले पर पहुंचती हैं कि जिसमें सामने आना पड़ता है, तो फिर मैं सामने ना आऊँ, वो दूसरा बंदा जो है वो सामने आ जाए और उसकी अगर गिरफ्तारी होनी है तो मेरी ना हो, किसी और की हो। इसलिए उन्होंने एक दरख्वास्त जो है वो दे दी है नेपरा में कि हमारे शेयर जो है वो तब्दील किए जाएँ। अब नेपरा जो है वो इज़्तिराब का शिकार है, तज़ब्ज़ब का शिकार है कि वो ऐसे कैसे करे और वो इस वक्त क्यों ऐसा किया जा रहा है। मैं उस वक्त नेपरा के अंदर मौजूद था जब ये दरख्वास्त जो है वो आई, तो दरख्वास्त जो है वो मुख्तलिफ जो मेंबरान हैं नेपरा के वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, उसके जो है वो सारे वर्किंग इस पर करा रहे हैं और ये पता कर रहे हैं कि इस वक्त क्यों आ रही है ये दरखास्तें और ये शेयर जो है वो चेंज क्यों हो रहे हैं। लेकिन ये दरखास्तों पर अभी जो है वो कहा जा रहा है कि इस पर प्रोसेस किया जाए मालकान की तरफ से। बड़ा मियां साहब, मैं सिर्फ इस बात को यही ख़त्म करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी तरफ से आप एक पैगाम दे दें, उन्हें कहो तो कख भी नहीं होना, यहाँ वही फड़े जाते हैं जिन्होंने कुछ ना किया हुआ है। क्यों घबरा रहे हैं? माशाल्लाह एक बड़ी नेको पाक परहेजगार हुकूमत इन प्लेस है, खुद इस कारोबार में है, आपको किसने हाथ लगाना है? डोंट बी पैनिक एंड कीप ऑन फ्लीसिंग एंड प्लंडरिंग, यू नो। इसलिए आई एम सॉरी बीइंग लिटिल बिट, कहते हैं ना तलखी, मगर क्या करें, लब पे है तलखी मैं याम वरना फैज़, हम तलखी कलाम पे माइल ज़रा न थे। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।